नमस्कार, मैं ललित कुमार टीसीएमसी के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। पिछली क्लास में हमने सेक्स और जेंडर इन दोनों उदाहरणों को समझने का प्रयास किया था। साथ ही लिंग और जेंडर के बीच में क्या अंतर है इसको भी स्पष्ट करने का प्रयास किया था। आज की क्लास में हम जेंडर और समाजीकरण को समझने का प्रयास करेंगे, यानी समाजीकरण की प्रक्रिया में जेंडर और लिंग की क्या भूमिका है और उसी अनुरूप किस प्रकार से हमें समाज द्वारा, परिवार द्वारा ढाला जाता है। तो इसका हमें अध्ययन करने से पहले दो चीज़ों के बारे में ध्यान रखना होगा कि पिछली क्लास में हमने जो लिंग है यानी सेक्स, उसको प्राकृतिक लिंग अर्थात प्रालिंग कहा था, और जो जेंडर है अर्थात सामाजिक लिंग उसको हमने सालिंग कहा था। तो इन्हीं शब्दों को लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे और आज की क्लास की शुरुआत करेंगे। तो पिछली क्लास में हमने जेंडर और सेक्स के बीच के अंतर को देखा था। तो आज हम समाजीकरण और जेंडर के बीच में क्या संबंध है उसको देखने का प्रयास करेंगे। समाजीकरण एवं सालिंगीकरण, इसके बारे में देखें तो पिछली क्लास में हमने इसके बारे में कुछ चीज़ें पढ़ी थी कि शिशु को जन्म के साथ ही लिंग के आधार पर एक खास श्रेणी में रख दिया जाता है अर्थात लड़का या लड़की। साथ ही जो सालिंग है यानी जेंडर, उससे जुड़ी हुई जो पूरी सोच है उसका भी अस्तित्व का हिस्सा बन जाता है। हमने पहले भी देखा है कि किस प्रकार कुछ संस्कृतियों में नवजात जो लड़के लड़कियां होती हैं उनका स्वागत का ढंग भी अलग अलग होता है। भारतीय समाज में हम इसको स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि लड़के के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है और लड़की के साथ कैसा किया जाता है, और इसके बाद जिस तरह से उस बच्चे को पुकारा जाएगा, उसको खिलाया पिलाया जाएगा और उसको लाड और प्यार दिया जाएगा, उसमें स्पष्ट रूप से फ़र्क हम देख सकते हैं। उसके कपड़े लत्ते में, उसके आगे चलकर उसके लिए बनाए गए नियम कायदे और उसे दी गई व्यवहार सीखने या करने की जो सीख है उसमें भी अंतर होगा। अक्सर हम लड़कियों को कह देते हैं तुम तो बेटी जात हो, और लड़कों को इस रूप में इग्नोर कर देते हैं उनके जो नियम कायदों को फॉलो नहीं करने को कि ये बेटा है। इस प्रक्रिया को हम सामान्य रूप में समाजीकरण कहते हैं। और समाजीकरण की जो प्रक्रिया है उसके दौरान जब बच्चे को उसकी जेंडर संबंधित भूमिकाओं की शिक्षा मिलती है और उनके जो कच्चा मन बुद्धि है उसको एक खास दिशा दी जाती है, तो उसे हम सालिंगीकरण की प्रक्रिया या सालैंगिक यानी जेंडर से संबंधित शिक्षा कहते हैं। और उनके सामाजिक जो क्रियाकलाप है उसके जरिए बच्चों को व्यक्तित्व में पुरुषत्व और नारीत्व ऐसे भाव पैदा किए जाते हैं और वे उनसे जुड़े हुए बर्ताव और जो तरीके हैं, जो रवैये हैं और वो अपनी विशेष भूमिकाएं हैं उनको अपने भीतर समाहित कर लेते हैं। आगे देखते हैं कि समाजीकरण की प्रक्रिया। तो समाजीकरण है क्या, इसको देखते हैं। सबसे पहले तो समाजीकरण को हम इस रूप में स्पष्ट कर सकते हैं कि समाजीकरण एक सीखने की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति या बालक जो है वो अपने समूह अथवा समाज की जो सामाजिक सांस्कृतिक जो विशेषताएं हैं उनको ग्रहण करता है और अपने व्यक्तित्व का विकास इन्हीं के अनुरूप करता है और समाज का एक क्रियाशील सदस्य बन जाता है। समाजीकरण द्वारा बच्चा सामाजिक जो प्रतिमान है, जो नियम है, उनको सीखकर उनके अनुरूप आचरण करना सीख जाता है और इससे क्या होता है कि समाज में एक सामाजिक नियंत्रण भी बना रहता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि समाजीकरण की प्रक्रिया में ही सामाजिक नियंत्रण की प्रक्रिया भी सम्मिलित है। अब हम देखते हैं रूथ हार्टले ने जो है समाजीकरण की प्रक्रियाओं को 4 भागों में बांटा है और उसके बारे में क्या कहा है उसको स्पष्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो है उन्होंने एक नाम दिया था छली योजन, हेरफेर, जिसे हम मैनिपुलेशन कहते हैं, अर्थात सांचे में डालने की प्रक्रिया। इससे तात्पर्य क्या है कि आप किस तरह
बच्चे को संभालते हैं या उसकी देख रेख करते हैं। अक्सर ये देखा गया है कि लड़कों को शुरू से सशक्त और स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में देखा जाता है। बचपन से ही उसको साहसी बनाने की योजनाएं शुरू कर देते हैं और उसी प्रकार से उसका लालन पालन किया जाता है। कुछ संस्कृतियों में माताएं छोटी छोटी लड़कियों के भी कपड़ों, उनके बालों के ढंग और साज श्रृंगार की तरफ काफ़ी ध्यान देती हैं और उसे कहती हैं कि वे कितनी सुंदर हैं। छुटपन के इन शारीरिक अनुभवों का काफ़ी गहरा असर उनके मन पर होता है और बच्चे के मन में उसकी अपनी एक छवि बन जाती है और वे अपने आप को एक खास रूप में देखने लगते हैं, यानी वो सशक्त है या कोमल है। इस प्रकार से जो है हेरफेर या छलियोजन की योजना। दूसरा किस रूप में कहा है, वो है धाराबद्धता, यानी जो प्रक्रिया की दूसरी स्टेज है उसको उन्होंने धाराबद्धता नाम दिया है। तो देखते हैं आगे कि हर्टले महोदय इसमें क्या कहते हैं कि धाराबद्धता के अंतर्गत लड़के और लड़कियों का ध्यान विशेष चीज़ों या उनके खास पक्षों की ओर निर्देशित किया जाता है। इसके हम कुछ उदाहरण देखें तो अक्सर हम देखते हैं कि घर में जो लड़कियां होती है, बच्चियां होती हैं, उनको खेलने के गुड़िया, रसोई के बर्तन आदि देते हैं, जबकि जो लड़के हैं उनको बंदूक, कार, हवाई जहाज ऐसे खिलौने दिए जाते हैं और इन्हीं जो खिलौनों से जो खेलने को प्रोत्साहन किया जाता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि अक्सर लड़कियां घरेलू कार्यों में बचपन से ही लग जाती है, जैसे झाड़ू पोछा करना है, अपने से छोटे भाई बहनों को संभालना है, उनको खिलाना पिलाना है, उनका लालन पालन आदि कार्यों में लग जाती हैं। जबकि जो बच्चे हैं या लड़के हैं वो स्कूल जाते हैं या घर के जो बाहर के काम हैं वो करते रहते हैं। इस तरह से जो अलग अलग बर्ताव से लड़के और लड़कियों की रुचियों को एक खास दिशा में धाराबद्ध होने लगती है और आगे चलकर उनकी जो योग्यताएं हैं, जो उनके रवैये हैं, उनकी आकांक्षाएं हैं और जो उनके सपनों का विकास है वो भी अलग अलग दिशाओं में होता है। कुछ खास चीज़ों से बचपन में बनी पहचान उनके चुनावों पर भी असर डालती है कि हमें कैसे कपड़े चयन करने हैं, कैसे खिलौने चयन करने हैं। इन सब के बारे में जो बहुत कुछ है, जो बचपन में उनको पहचान जो परिवार और समाज द्वारा दे दी जाती है, उसका स्पष्ट प्रभाव उन पर पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं तीसरा, मौखिक संदेश। हर्टले के अनुसार मौखिक संदेश भी लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग होते हैं। हम अक्सर और लड़के और लड़कियों के साथ जो बातचीत करते हैं उसमें हमारा जो मौखिक रवैया है वो भी भिन्न भिन्न होता है। किस प्रकार से, तो स्पष्ट करते हैं इसको कि हम प्राय लड़कियों से कहते हैं कि ओ बिटिया कितनी प्यारी लग रही हो, यानी उसकी सुकोमलता की ओर हम इशारा करते हैं। वही जब बच्चे को हम संबोधित करेंगे तब शाबाश बेटा, है, कितना अच्छा कार्य कर रहा है। इस प्रकार से ओ बिटिया, शाबाश बेटा, ये जो है इन शब्दों में एक मौखिक संदेश छुपा हुआ होता है। तो विभिन्न प्रकार के जो शोध कार्य हुए वो भी ऐसी जो टिप्पणियाँ होती है उनसे लड़के और लड़कियों की जो समाज में जो है स्व पहचान बन जाती है, यानी वो अपने आप ही खुद की पहचान बना लेते हैं इन शब्दों के द्वारा जो घर परिवार और समाज के लोगों द्वारा उनके लिए कहे जाते हैं। और घर के सदस्य बहुत छोटे बच्चों से बात करते हुए भी सीधे तौर पर उनकी जो जेंडर भूमिकाएं हैं उनसे जुड़े हुए संदेश अक्सर देते हैं और इन संदेशों से यह भी पता लगता है कि किस बच्चे को कितना महत्व दिया जा रहा है। पिछली जो अभी कड़ी में हमने देखा कि लड़कियों को हम परायाधन कहते हैं, तो यही सब जो है संदेश इन बच्चे और बच्चियों के बीच में जाते हैं और उन्हीं के अनुसार
जो वो समझ जाते हैं कि हमारा परिवार और समाज में क्या महत्व है। और सबसे अंतिम जो प्रक्रिया के बारे में हार्टले ने चर्चा की है वो है कार्यात्मक पहचान, अर्थात कार्यों के आधार पर किस प्रकार से हम पहचानते हैं बच्चों को या उनकी पहचान निर्धारित करते हैं। तो लड़के और लड़कियां बचपन से ही अपने चारों ओर जो पारंपरिक माहौल है उसके अनुसार ढलते हैं और उसी के अनुसार ढलने की प्रक्रिया में जो है अपनी पहचान भी एक बनाते हैं। और व्यक्ति अपने चारों ओर जो है जो पारंपरिक रूप से पुरुष के लिए उचित और स्त्रियोचित जो गतिविधियां हैं वो देखते रहते हैं और अपने मन में इनसे संबंधित जो समझ बनाते रहते हैं। लड़कियों से अक्सर कहा जाता है कि वे घर के कामकाज में जो अपने माँ है, बड़ी बहनें हैं, उनका हाथ बंटाए, जबकि जो लड़के हैं जो पिता के साथ बाजार जाते हैं, अन्य बाहर का जो कार्य है उसमें संलग्न रहते हैं। जिन समुदायों में दोनों जो लिंग है इन लिंगों के बीच में अलगाव रखा जाता है वहाँ लड़के और लड़कियाँ दो अलग वातावरण में रहते हैं और दो भिन्न प्रकार की जो गतिविधियाँ हैं वो देखते रहते हैं और इनमें संलग्न भी रहते हैं। इनको ऐसा जो गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेशर भी दिया जाता है। इन्हीं प्रक्रियाओं के जरिए जो बच्चे हैं वो अपने पुरुषत्व और नारीत्व का अर्थ समझते हैं और धीरे धीरे जाने अनजाने में ही सही उसे अपने व्यक्तित्व का हिस्सा जो है बनाते चलते हैं। इस प्रकार से हमने आज की क्लास में जो रूथ हर्टले के द्वारा जो समाजीकरण की जो प्रक्रिया के जो स्टेप बताए गए हैं, छल योजन, धाराबद्धता, मौखिक संदेश और कार्यात्मक समझ, इनको देखा था। नेक्स्ट क्लास में हम एक नया टॉपिक लेके देखेंगे उनको। तब तक थैंक यू।